नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का द्वितीय अध्याय। बकुल कथा का प्रथम अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगी। इसके अलावा प्रथम प्रतिश्रुति और स्वर्णलता का लिंक आपको हमारे एंड स्क्रीन और ब्लॉग से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं तथा अन्य कहानी और प्लेलिस्ट का लिंक ये उपन्यास का लिंक भी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का द्वितीय अध्याय। लेकिन शंपा एक दिन आप ही बुआ के पास कबूल कर गई। कुछ प्रेम व्रेम ना रहे, मेरे लिए कोई हाकिए बैठा ना रहे, मुझे देखकर धन्या ना हो, ये अच्छा नहीं लगता बुआ, समझी। मगर वास्तव में प्रेम में पड़ूं, ऐसा लड़का मुझे नहीं दिखता। जब वास्तविक प्रेम का प्रश्न ही नहीं, तो जैसे तैसे मैं ही चाम खोजने में क्या नुकसान है। और शंपा एक भोंदू जैसे प्रोफेसर के प्रेम में पड़ गई। प्रोफेसर यद्यपि विवाहित था, तो क्या हुआ। शंपा ने कहा, मैं कुछ ब्याह तो करना चाहती नहीं उससे। उसकी जरा बेवकूफ़ बनाने की बात। प्रोफेसर को बेवकूफ़ बनाने के बाद कुछ दिनों से कॉलेज लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन छोकरे से चक्कर चल रहा है। अनामिका ने फिर एक बार लिखने में जी लगाने की चेष्टा की थी कि फ़ोन बज उठा। कोई ताजा सप्रतिभ कंठ बोल उठा, जरा शंपा को बुला दीजिए। तो बुला दिया। शंपा ऊपर आई, बोली, बाप रे, तुम्हारे 3 तल्ले पर चढ़ते चढ़ते जान निकल आई। देखूं फिर किसने बकबक करने के लिए बुलाया। यह लो, नीचे तुम्हारी एक चिट्ठी पड़ी थी। टेबल पर लिफाफा रखकर बुआ की ओर पीठ और दीवार की ओर मुंह करके शंपा रिसीवर को कान मुंह में लगाकर खड़ी हो गई। लिफाफा को खोले बिना ही अनामिका देवी उसे हाथ से उलटने पलटने लगी। सजली दी की चिट्ठी बहुत दिनों के बाद आई है। सजली दी अब चिट्ठी पत्री नहीं लिखती, किंतु अनामिका ही कितनी लिखती है। यह बताते सजली दी स्वर्णलता की तीसरी बेटी है। अंतिम चिट्ठी कब दी है याद भी नहीं आता, लेकिन रोज रोज कितनी तो चिट्ठियां लिखती है, ढेरों, जिसको तिसको। सजली दी बड़ी स्वाभिमानिनी है, बेगार टालने वाली चिट्ठी नहीं चाहती। सजली दी स्वाभिमानिनी है। अनामिका देवी के लिए उस स्वाभिमान का मूल्य भी है, काफी मूल्य है। फिर भी सजली दी की चिट्ठी का जवाब देना नहीं बनता। अपनी तरफ से भी एक चिट्ठी उसे कहाँ लिख पाती है, पर नहीं लिख पाने का कांटा मन में गड़ता रहता है, और उसी कांटा चुभे मन से ही दूसरी 10 चिट्ठियां लिख लेती है, यानी लिखनी पड़ती है। बंगाल की असंख्य पाठक पाठिकाएं उनकी रचना पसंद करती हैं, इसलिए वे अनामिका देवी को भी प्यार करती हैं। उस प्यार का प्रकाश चिट्ठी का उत्तर पाने की प्रार्थना में होता है। उस प्रार्थना में कितनी विनय, कितना आवेग, कितना संशय और कितनी आकुलता होती है। उन सब को वंचित करे वह। उनका संशय भंजन नहीं करेगी महज एक चिट्ठी के सिवा और तो कुछ नहीं। चिट्ठी भी नहीं, चिट्ठी का जवाब, थोड़ी सी भद्रता, थोड़ी सी ममता, थोड़ी सी आंतरिकता, बस इतना भी ना दे सके तो वह अपने को माफ कैसे कर सकेगी। और फिर उनके पास अनामिका देवी की मूर्ति ही कैसे प्रकट होगी। शायद इन्हीं कुछ पंक्तियों के अभाव में उनके कैमरे में अनामिका देवी का चेहरा घमंडी, अहंकारी, अभद्र हो उठे। अनामिका देवी यह नहीं चाहती। वह अपने बाहरी चेहरे को भीतर के चेहरे जैसा ही वैसे ही रखना चाहती हैं। थोड़ी सी असावधानी, थोड़ी सी उपेक्षा के कारण उस पर धूल पड़ने देना नहीं चाहती। इसके सिवा जरूरी चिट्ठी पत्रों की संख्या भी तो कुछ कम नहीं। परंपरागत साधारण जीवन से बाहर दूसरे किसी जीवन में आ पड़ने से उसका एक अलग दायित्व होता है। उन सब दायित्व को का भरसक पालन करना ही होता है। कम से कम उसकी कोशिश तो करनी ही पड़ती है, ताकि व्यवहार में कोई त्रुटि ना हो। इसलिए नितांत अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो पाता। वहाँ त्रुटियों का पहाड़ है। वहाँ लगातार दिनों महीनों अपराध का बोझ बढ़ता भारी होता रहा, फिर भी नहीं हो पाता। किंतु कारण उन 7 के साथ और एक का जुड़ जाना क्या इतना असंभव है? शायद असंभव नहीं, पर असंभव हो ही। प्रियजन का पत्र बेगार के रूप में नहीं टाला जा सकता। कम से कम अनामिका देवी तो ऐसा नहीं कर सकती। उसके लिए वह थोड़ा सा एकांत चाहती है, एक मुट्ठी अवकाश।
अनामिका देवी की केचुल से स्वयं को बाहर निकालकर खुले मन की छत पर बैठना, किंतु वह एकांत है कहाँ? कहाँ है वह अवकाश? अपने को एकांत में लेकर बैठने की छत कहाँ है? नहीं है। महीनों वह अवस्था गायब। इसलिए त्रुटि का पहाड़ खड़ा होता। इसलिए प्रियजन के भेजे लिफाफे को खोलने में छाती धड़क उठती है। लगता है खोलते ही उसमें से टप से एक जो चीज निकल पड़ेगी वह है उदासीन अभिमान का एक टुकड़ा। परंतु अनामिका देवी के प्रियजनों की संख्या है ही कितनी। खोलने के पहले लिफाफे पर जरा मुलायम सा हाथ फेरा उन्होंने, मानो सजली दी के मान के आवरण को पहुंच डालना चाहा उन्होंने, और तब धीरे से लिफाफे को खोला। ठीक उसी समय टेलीफोन बज उठा। अनामिका देवी हैं? हाँ जी, बोल रही हूँ। जी, मैं वाणीनगर विद्या मंदिर से बोल रहा हूँ। अपनी बात कही उन्होंने। अनामिका देवी की बात पर ध्यान न देकर सबल गले से उन्होंने जो कहा वह यह है कि इस ऊंचे आदर्श के विद्या मंदिर के पारितोषिक वितरण समारोह में इसके पहले बहुत बड़े बड़े व्यक्ति आ चुके हैं, अब की आपकी बारी है। लिहाजा समझना चाहिए अनामिका देवी अब उन बड़े व्यक्तियों की सूची में आ गई। यह सूची में पहले ही आ गई थी, सिर्फ बारी आना ही बाकी था। अनामिका देवी का क्षीण प्रतिवाद हल्की आपत्ति बाढ़ में बह गया। उधर से सबल स्वर में कहा गया, कार्ड छपने दे रहा हूं। सजली दी की चिट्ठी अब देर तक पढ़ने की इच्छा नहीं हुई। कोमल धुन की मिठास पर जैसे कोई तबला पीट गया और फिर खोलकर पढ़ा। सजली दी ने लिखा था, काफी तो लिखा, पत्रिका खोलो कि अनामिका देवी, लेकिन उसका क्या हुआ? बकुल की उस कॉपी का? उसे दीमकों ने चाट कर खत्म कर दिया या खो गई? किंतु लिखकर ही सजली दी ने छोड़ दिया था और कुछ नहीं लिखा। नीचे सिर्फ उनका हस्ताक्षर। सजली दी के पत्र लिखने का ढंग सदा से ही ऐसा है। चिट्ठी की रीति नीति के बारे में उन्हें बिल्कुल निष्ठा नहीं। घर के किसी को भी पत्र दो, घर के अन्य लोगों को यथा योग्य सम्मान और आशीर्वाद देना नितांत जरूरी है। चिट्ठी मुख्यतः कुशल विनिमय के लिए होती है और परिचित जगत की खबरों का आदान प्रदान ही असल प्रसंग होना चाहिए। सजली दी को यह बोध नहीं। चिट्ठी में वह मानो हठात बोल उठती है और बोलते बोलते ही हठात ही थम जाना जैसे स्वभाव है उसका, इसलिए किंतु कहकर रुक गई। लेकिन बात पूरी की होती तो सजली दी उनके मन में ऐसा एक कांटा गड़ाकर नहीं रख सकती थी शायद। इसलिए चिट्ठी पढ़कर अनामिका उसी अधूरी बात को सोचने लगी। बकुल की कॉपी का क्या हुआ? उन्होंने उसे खो दिया है क्या, या कि सचमुच उपेक्षा और उदासीनता से उसे कीड़ों से कटवा ही डाला? कहाँ है वह कॉपी? अनामिका क्या खोजेगी उसे? किंतु उतने दिनों तक अनादर से पड़ी उस कॉपी को खोजने की फुर्सत अनामिका को कहाँ? एक साहित्य सम्मेलन के सिलसिले में आज ही उन्हें उत्तर बंगाल नहीं जाना है। 3 दिन तो वहीं बीत जाएंगे। वहां से लौटने पर वाणीनगर विद्या मंदिर, उसके दूसरे दिन विश्व नारी प्रगति संघ, उसके अगले दिन युवा उत्सव, और फिर लगातार 3 दिन कहाँ कहाँ। तो डायरी देखनी होगी। तो फिर बकुल की कॉपी को कब खोजे? गर्द की परत हटाकर कब देखे? दिन आंधी से निकलते हैं। उस आंधी की धूल सारे पुराने पर जमती है, सजोकर रखे हुए सारे संचय पर। यहाँ हवा नहीं, कविता में लिखी सजली दी की उस चिट्ठी की याद आई। पति पर यह अपने जीवन से ही रूठकर सजली दी ने कभी कविता लिखना बंद कर दिया था। प्रेम की कविता नहीं लिखा करती थी। सजली दी के पति अमल बाबू का ख्याल था अंदर ही अंदर किसी प्रणय कांड या किसी गोपन प्रेमास्पंद के नहीं होने से ऐसे गहरे प्रेम की कविता लिखना असंभव है। आदि अंत काल के हर एक मनुष्य में ही कमोवेश एक प्रणय कांड रहता है। एक चिरंतर प्रेमस्वाद भी अविनश्वर महिमा से विराजित रहता है। हृदय की सारी मिन्नतें वहीं जाकर पछाड़ खाती हैं। यह समझने का मन अमल बाबू को नहीं था। इसलिए वह अपने हृदय की अधीश्वरी के हृदय पर कड़ी निगाह रखते थे, ताकि उस हृदय की खिड़की दरवाजे की चिटकनी कभी खुली न रहे, बाहर की धूलगर्द अंदर न आ पड़े, अथवा किसी फांक के भीतर ही पिचक कर निकल ना भागे। इसलिए अपने ही हाथों चिटकनी बंद करने की चेष्टा करते। और सजली दी ने भी चोर से खींचकर माटी पर भात खाया था। उसने प्रेम की कविता रचना छोड़ दी। उसके बाद अमल बाबू गुजर ही गए। उसके बाद
निसंगता की उस भूमि में फिर गहरे प्रेम की कविता सजली दी ने नहीं लिखी। वह बल्कि और भी गहराई में डूब गई। वहां बुलबुला नहीं उठता या हृदय नाम की चीज घर के निचले तल्ले से छत की बरसाती तक उठ गई। यानी नामी लेखिका अनामिका देवी कहती हैं, तेरी कविता अब समझ नहीं पाती, भेंट मुलाकात नहीं के ही बराबर। जिंदगी में कभी मैके नहीं आएगी, यह शपथ लिए दूर बैठी है सजली दी। किंतु अनामिका देवी को पिता का घर ही एकमात्र भरोसा है, उनका अपना कोई घर नहीं। इसलिए कभी कभार सजली दी के पास जाती है, लेकिन कभी कभार ही, जो नाता सो चिट्ठी में ही। नई कविता लिखती है तो सजली दी भेज देती है, अनामिका देवी राय भेज देती है, लेकिन कभी कभी बड़ी ही सरल भाषा और सीधे सादे छंद की कविता में चिट्ठी लिखती है सजली दी। लिखती है अनामिका को और अपने नन्हे मित्र मोहन को। सजली दी में असमान वयस्क से मित्रता करने की गजब की एक क्षमता है, और वे भी मजे में बेझिझक सजली दी से घुल मिल जाते हैं। यह क्षमता सब में नहीं होती, दुर्लभ है यह क्षमता। शिशु के मित्र होने की क्षमता ईश्वर प्रदत्त होती है। कभी सजली दी के पड़ोस के बाशिंदा थे मोहन के परिवार के लोग, यानी उसके माता पिता। अब अबंगाली भले मानस से सजली दी का परिचय नाम का ही था, परंतु उनका 4-5 साल का बच्चा सजली दी के पास ही पड़ा रहता था। उससे बोलते बोलते वह बंगला बोलने में चुस्त हो गया था। वे लोग कभी के अन्यंत्र चले गए। मोहन स्कूल की 14वीं लांघकर शायद कॉलेज भी पहुंच गया हो अब तक, फिर भी आंटी के साथ संपर्क बनाए रखा है। सजली दी उसके बचपन की नाई, बीच बीच में उसे कविता में पत्र लिखना पड़ता है। वह भी इन दिनों बंगला कविता का अभ्यास कर रहा है, और सजली दी पर ही यह चलता है, और यह चलता है अनामिका देवी के साथ। यहाँ हवा नहीं कविता जाने कब लिखी थी, कुछ कुछ याद है। यहाँ हवा नहीं दिन रात स्तब्ध हुई रहती है, और वहाँ उन्मत्त आंधी तुमको आछन किए रहती है। तुम्हारे काम के डेने हरदम फड़फड़ाते हैं, समय सिंधु में मेरे विराम सुख खो जाते हैं। यह हवा नहीं कैलेंडर दीवारों पर चुप है, उड़ती तिथियां वहां तुम्हारी आंधी में चुप चुप है। घंटा और मिनटों जैसे ना, ना, ना और याद नहीं। और भी बहुत सी पंक्तियां थी। तुलनामूलक शैली में लिखी उस कविता को पढ़कर अनामिका देवी अवाक हो गई थी। सोचा सजली दी से कितने दिनों से भेंट नहीं, उसने मेरी यह आंधी आंखों से देखी भी नहीं कभी, फिर भी इतना साफ कैसे समझा, केवल अपने विपरीत को देखकर। किंतु इस आंधी के गतिवेग को जो सदा देखते हैं वे तो ताकते तक नहीं, बल्कि कहते हैं बड़े मजे में है बाबा, कुर्सी मेज पर बैठे बैठे जो जी में आए बना बना कर लिखो और बदले में मोटी रकम ऐठो। खैर छोड़ो उनकी बातें। बकुल की कॉपी ढूंढनी होगी, लेकिन कहाँ खोजे? अलमारी में, बक्से में, पुराने संदूक में, या और कहाँ? अनामिका देवी का वह और कहीं क्या अभी भी है? 3 तल्ले से उतर आई वह। कुछ लोग मिलने आए थे। दिन भर में ऐसी अवस्था कई बार आती है, बार बार उतर कर आना पड़ता है। मजले भैया कहा करते हैं कि बेहतर है तू नीचे ही किसी कमरे में रह कर ना, इतनी बार सीढ़ियां चढ़ने उतरने से तो कहीं अच्छा है। प्यार से ही कहता है और किसी मतलब से नहीं। 3 तल्ले के लोभनीय कमरे को बहन छेके हुए है, इसलिए छल कौशल से उसे नीचे उतारने का मंसूबा। भाइयों के मन में ऐसा तुच्छ विचार आना संभव नहीं। यहाँ वह पिताजी की वसीयत के अधिकार से ही रहती है, फिर भी भाई लोग वैसे रह होते तो वहाँ टिक रहना संभव होता नहीं। नहीं, अनामिका के प्रति वैसा कोई दुर्व्यवहार नहीं होता। रात दिन जो इतने लोग आते हैं, जब तब महिलाएं आकर मिल जाया करती हैं। भाभियां कभी उन्हें कुछ कहने भी आती हैं? नहीं, अनामिका देवी से कोई कुछ कहता सुनता नहीं है। सुनना सुनाना जो है सब अपने अपने पति पुत्र को सुनाती है, या फिर भगवान की हवा को। पट्टीदारों में बड़े भैया जीवित नहीं है और बड़ी भाभी है नहीं, समान ही है, लेकिन बड़े के हिस्से पर उनका बेटा अपूर्व बैठा है, पर बाल बच्चों सहित घर के भीतर ही अलग है। अपूर्व की पत्नी शौकीन तबीयत की है, लड़की को आधुनिक ढंग से पालना चाहती है। चचेरी सासों के साथ भेड़ों के बाड़े में रहने को वह राजी नहीं, इसलिए अपूर्व ने लकड़ी की स्क्रीन से अपने हिस्से को अलग कर लिया। 2 तल्ले के दक्षिण का बरामदा अब अपूर्व के हिस्से में है। उस बरामदे को उसने बरामदा बेशक नहीं रहने दिया है। कांच की खिड़की और ग्रिल लगाकर सुंदर सा एक हॉल बना दिया गया है। वहाँ उसके खाने की मेज और बैठने के लिए सोफा सेट 2 भागों में सजे हैं। अपूर्व की लड़की अलका का दिमाग अद्भुत है।
ये योजनाएं उसी के दिमाग की उपज है ना, वरना चिरकाल से यह सनातनी घर उसी सनातन धारा से ही चला आ रहा था। वही जमीन पर आसन बिछाकर खाना, फर्श पर सरंजाम बिखेर कर चाय बनाना, 100 कुमारिया की कोई परवाह नहीं थी। मकान निहायत छोटा नहीं, पर सब जैसे एकाकार हो, फ्लैट नुमा मकान नहीं, इसलिए आय का कोई उपाय भी नहीं। बनाने वालों को भविष्य की सूझ नहीं थी, और क्या। यह सब देख सुनकर अलका ने अपने हिस्से को मन मुताबिक बना लिया है। उसकी लड़की अभिजातों के स्कूल में पढ़ती है, उसका नौकर बूशर्ट और पैजामा पहनता है, चप्पल पहनकर रसोई बनाता है। अनामिका देवी की मजली भाभी और सजली भाभी ने शुरू में जेठ की पुत्र वधू की बड़ी आलोचना की थी, व्यंग की बहुत फुलझड़ियां छोड़ी थी, परंतु धीरे धीरे स्वयं भी आधुनिकता की इन सुविधाओं का अनुसरण करती हैं और जाने कब चुपचाप परिवर्तन भी कर लिया करती हैं। अब कम से कम पुरुषों को मेज पर खाना देना वह बहुत अच्छा समझती हैं। अनामिका देवी अवश्य इन सब में कभी बैठती नहीं, ना मंतव्य में, ना ही मत देने में। आजीवन के इस स्थान में वह मानो आजीवन ही अतिथि है। अतिथि का सौजन्य, अतिथि की कुंठा और अतिथि की निर्लिप्तता लिए ही विराज रही है वह। नीचे आई तो देखा विद्वान से दिखते 3-4 व्यक्ति भले मानस अनामिका को देखकर संभ्रम से नमस्कार किया। प्रति नमस्कार की रस्म अदायगी हुई। उसके बाद वे काम की बात पर आए। एक आवेदन पत्र पर सही कराने आए थे। देश के गणमान्य व्यक्ति, विशिष्ट विचारक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और शुभ बुद्धि वालों के हस्ताक्षर संग्रह कर रहे थे। उसी पंक्ति में अनामिका देवी को भी रखा गया। किंतु यह आवेदन है किस बात का? आवेदन है दुर्नीति के विरुद्ध। दुर्नीति के समुद्र में डूबे हुए देश के अंधे भविष्य को देखकर विचलित हो उस समुद्र में बांध को बांध देने उतरे हैं वे लोग। ओजस्वी भाषा और विशुद्ध गले से उन्होंने कहा, सोच सकती हैं आप अपना देश आज कहाँ उतर गया। खाद्य में मिलावट, दवा में मिलावट, शिक्षा में आंख मिचौली खेली जा रही है। कुछ इस ढंग से कहा गोया उन्होंने अभी अभी देखा देश में यह सब दुर्घटनाएं तो घट रही हैं। अनामिका देवी ने मन ही मन कहा, मुन्ने बाबू, अभी अभी शायद स्वर्ग से विधाता के हाथ से फिसलकर मृत्यु भूमि में आकर गिरे हो क्या? मुंह पर शांत सौजन्य का भाव लाकर थोड़े दुख के सुर में कहा, हाँ, सो तो कर ही रहे हैं। यह कहकर चुप हो जाने से तो काम नहीं चलने का। अनामिका देवी, समाज की दुर्नीति में आप लोगों का दायित्व सबसे ज्यादा है। शिल्पी, साहित्यकार यदि दायित्व से कतराकर अपने उच्च भावों को हाथी दांत की मीनार पर बैठे सिर्फ कल्पना का स्वर्ग गढ़े तो यह देश के प्रति विश्वासघात जैसा है।